हेलो एवरीवन। देन आपकी केमिस्ट्री की मैराथन चालू हो चुकी है। देन हम पहले नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्लासेस को शेयर कर दीजिए जिन भाई लोग को भी नहीं प्राप्त हो पा रही है, क्योंकि पेपर आपका बस 8 दिन बचे हैं। आपको तैयारी अपनी प्रॉपर करनी है, तो सभी के पास क्लासेस आप शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन पहले नंबर का आपका क्वेश्चन है कि 35Cl17 यानी ये आपका परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, जो 17 या 17 जो परमाणु क्रमांक है, और 35 जो दिया हुआ है उसका परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट दिया हुआ है 35, और एटॉमिक नंबर आपका 17 दिया हुआ है। तो Cl17 35 और 37, Cl17 37 को क्या कहते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो आपको पता होगा जब आपके परमाणु क्रमांक अगर समान हो किसी भी एलिमेंट के, तब उसे क्या कहा जाता है, आइसोटोप कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। यानी समस्थानिक की परिभाषा भी यही होती है कि जब किसी यानी परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार अगर भिन्न भिन्न है, तो उसका जो डेफिनेशन होता है वो किसकी होती है, तो समस्थानिक की डेफिनेशन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको परमाणु क्रमांक जो है वो सेम दिखाई पड़ रहा होगा, और जो इसके भार हैं परमाणु भार वो अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इनमें से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो आपके न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। आइए हम इसका आगे, फिर उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, समस्थानिक उसे कहा जाता है। देन आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि म्यूज मेंटल यानी म्यूज मेंटल किसकी मिश्र धातु है। तो म्यूज मेंटल हमें बताना है जो किसकी एलॉय है या मिश्र धातु है। तो सीयू यानी कॉपर प्लस जेडीएन को जो अगर मिक्सचर कर दिया जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो म्यूज मेंटल के नाम से जाना जाता है। तो म्यूज मेंटल जो है किसकी मिश्र धातु है, तो सीयू कॉपर तथा जेडीएन यानी जिंक की आपकी मिश्र धातु है। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस द्रव्य और ठोस स्थिति में मुक्त रूप में उपलब्ध होता है। तो मुक्त रूप में यानी ठोस, द्रव तथा गैस, तो वो होता है आपका H2O। जल जो होता है यानी बर्फ होगा तो ठोस होगा, और लिक्विड होगा तो आपका क्या होगा, यानी वाटर वो द्रव में हो जाएगा, द्रव्य हो जाएगा। और अगर वो गैस की अवस्था में है तो क्या कर सकते हैं, जो वायु होती है, एयर होती है, उसमें भी आपका जल की जो कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं तो उसे हम एयर कह देंगे। तो जल ही एक ऐसा एलिमेंट है या तत्व है या यौगिक है, मिश्रण है कह सकते हो, जो कि तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन है वो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होने को क्या कहा जाता है। तो ठोस से कोई पदार्थ सीधा गैस में परिवर्तित हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी ऊर्ध्वपातन की क्रिया वो कहलाती है। ऐसा एग्जाम्पल क्या होता है, तो कपूर जो होता है वो इसका एक डेली लाइफ में एग्जाम्पल ले सकते हो, उदाहरण ले सकते हो। जो कपूर होता है वो सीधा सॉलिड से आपका गैस में परिवर्तित हो जाता है, वो मतलब सॉलिड से आपका लिक्विड नहीं बनता है। तो यहाँ पे 64 यानी जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो आपकी नाइट्रोजन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, बेसिकली आपने अपने छोटे क्लासों में यानी 7th 8th 9th 10th में पढ़ा होगा, 78% आपकी नाइट्रोजन अपने वायुमंडल में मौजूद होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। छठवें नंबर का क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे अब आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यानी पहले से लेकर आपका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है कुछ, यानी कोई सॉल्यूशन मिल गया तो मैंने कहा चलो लगा दें यहीं पे। तो 61 नंबर में आपको क्या निकालना है, यानी प्रोटॉनों की संख्या थी क्या, उसमें प्रोटॉनों की संख्या अगर निकालनी है किसी भी एलिमेंट का तो उसके परमाणु भार में से उसके परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाएगा। तो इसमें यानी प्रोटॉनों की संख्या 17, यानी जो परमाणु क्रमांक ही है, यहाँ पर रॉन्ग मैंने बोल दिया था। तो जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, यानी जितना किसी भी अगर एलिमेंट का परमाणु क्रमांक है उतना ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी हम कहेंगे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी इसमें से, तो न्यूट्रॉनों की संख्या जब हमें निकालनी होगी तो उसके परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दिया जाएगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। तो आपके पहले में तो 17 प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है, और उसी का दूसरा जो 37 Cl17 लिखा था उसमें प्रोटॉनों की संख्या 17 है, सेम होगा। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 20 हो जाएगी। देन आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ पे सेकंड नंबर का, इस प्रकार इन दोनों प्रोटॉन यानी इसी का आगे एक्सप्लेनेशन यानी ये पहले नंबर का, तो इस प्रकार दोनों प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग, अतः ये दोनों समस्थानिक होंगे। उसके बाद 2 नंबर का आपका ऑप्शन सी सही हो गया था। उसके बाद थर्ड नंबर है पानी H2O मुक्त रूप में ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था में पाया जाता है। फिर चौथे का भी था, पांचवें का भी हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। विद्यार्थी यहाँ पे छठे नंबर का क्वेश्चन भी पहले पढ़ते हैं।
तो छठे नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि खट्टे फलों में डॉट डॉट यानी खट्टे फलों जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, डॉट डॉट में क्या होता है? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? साइट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टे फलों में। संतरा, नींबू जैसे आपको कोई भी खट्टा फल हो गया तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद आगे यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। अम्लों के उपयोग क्या होते हैं? अम्लों के उपयोग जो ऑप्शन आपका चारों लिखा हुआ है यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो साइट्रिक एसिड के अंतर्गत, साइट्रिक अम्ल के अंतर्गत कौन कौन से आपके फल आते हैं? तो जगह नींबू हो जाएगा, संतरा हो जाएगा। और लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और उसके बाद एसिटिक एसिड जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो विनेगर यानी सिरका एवं अचार में जो पाया जाता है क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यानी 7वें नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? यानी इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा पॉइजन हो जाएगा। तो NaCl ये तो आपका नमक है जो कि हम खाते हैं। KCl तो पोटेशियम क्लोराइड ये नहीं होगा, ये आपका जहर नहीं है। K2SO4 ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन बी जो लिखा हुआ है ना पोटेशियम साइनाइड, जो KCN है पोटेशियम साइनाइड है, वो आपका एक पॉइजन माना जाता है। देन आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन के डॉट डॉट हैं। तो ग्रेफाइट तथा कार्बन जो है वो आपके कार्बन, ग्रेफाइट तथा डायमंड जो है वो कार्बन के अपर रूप होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 9th नंबर का क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान भरना में फिल इन द ब्लैंक्स है। कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें मुख्यतया क्या पाया जाता है या कौन सी धातु रहती है? तो कांसा जो है वो तांबा तथा कॉपर यानी आपका जो इनसे मिलकर कांसा बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें मुख्यतः तांबा धातु रहता है। उसके बाद आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सबसे हल्की धातु है? तो इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सी सबसे हल्की धातु है। तो हो जाएगी लिथियम, Li जो होता है Li सबसे हल्की धातु हो जाएगा। और सबसे भारी तत्व कौन सा हो जाएगा? तो ओस्मियम हो जाएगा, यानी OS जो होगा वो ओस्मियम जो सबसे भारी तत्व हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम 11 नंबर के क्वेश्चन पे कि मोनाजाइट डॉट डॉट का खनिज है। तो मोनाजाइट हमें बताना है। तो मोनाजाइट आपका डॉट डॉट का खनिज है। तो थोरियम का खनिज कौन सा है? मोनाजाइट जो है वो थोरियम का खनिज है। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन यानी यहाँ पे उसी यानी 6वें नंबर का चौथा जो ऑप्शन था ऑक्जेलिक अम्ल, ये किस में पाया जाता है? तो यह पोटेशियम लवण के रूप में प्राय वनस्पतियों में पाया जाता है। यानी ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो आपका वनस्पतियों में पाया जाता है। अब यहाँ पे जो आपका जहर कौन सा था? तो पोटेशियम साइनाइड जो था वो आपका जहर के रूप में होता है। तो यहाँ पे उसका आपका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है 7वें नंबर का कि पोटेशियम साइनाइड KCN एक यौगिक है जिसे विश्व का अत्यंत प्रभावशाली महाविष माना जाता है। उसके 8वें नंबर का क्वेश्चन ए था यानी ग्रेफाइट तथा डायमंड हीरा कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। कौन से? ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेफाइट जो है तथा डायमंड जो है वो कार्बन का कौन सा अपरूप है? तो हो जाएगा क्रिस्टलीय अपरूप हो जाएगा। ग्रेफाइट मुख्यतः भारत, श्रीलंका, साइबेरिया, इटली, USA आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और भारत में ग्रेफाइट ओडिशा राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कृत्रिम ग्रेफाइट एचिसन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। जो आपके पेंसिल की नोक जो बनी रहती है वही आपकी ग्रेफाइट होती है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला सीसा ग्रेफाइट होता है। हीरे का प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। और कृत्रिम हीरे को सर्वप्रथम मोयासा ने 1893 ईस्वी में बनाया था। हीरे का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 3.52। जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको देखकर ही पेपर में जाना। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ कि हीरो में कुलिनान 30.32 कैरेट, होप 445 कैरेट, कोहिनूर जो होता है 186 कैरेट और पिट जो होता है 136.2 कैरेट के होते हैं। देन यहाँ पे उसके बाद आगे 9th नंबर का जो एक्सप्लेनेशन है कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि कांसा एक मिश्र धातु है, एलोय है, मिलके बना हुआ है किन्हीं दो तत्वों से जिसमें मुख्यतः 88% तांबा होता है तथा 12% टिन होता है। यानी जो जिंक नहीं बताया था मैंने, जिंक वहाँ पे गलत बता दिया था। तो तांबा 88% होता है तथा जो टिन होता है एशियन वो आपका क्या होता है 12% पाया जाता है। इसका उपयोग बर्तन तथा मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। देन आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे 10th नंबर का वो हो गया था। 10th नंबर का एक्सप्लेनेशन कोई ज़्यादा खास नहीं था, वो आपको क्वेश्चन देख के पता लगा लेना, यानी क्वेश्चन आपको पढ़ना है बस। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन हो जा रहा है कि अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जाता है। यानी अल्कोहल में जो जल मिलाकर अगर रख दिया जाए तो उसको किस विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं? तो आसवन विधि द्वारा हम अल्कोहल से जल को अलग कर सकते हैं। देन आपका ये 12 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जल का
का उदाहरण है। तो जेल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, पनीर जो है वो एक जेल के उदाहरण के रूप में आता है इन चारों ऑप्शंस में से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन है कि यह तत्व सबसे कम प्रतिक्रियाशील है। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है जो कम प्रतिक्रियाशील है, तो हो जाएगा पीबी। जो लेड है, सीसा है, सीसा का केमिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रदर्शित किससे किया जाता है, तो पीबी से प्रदर्शित किया जा सकता है। नॉर्मल सी बात है, 20 क्वेश्चन आएंगे उनमें ये भी पूछा जा सकता है जैसे मरकरी को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है, तो Hg यानी मरकरी M से शुरुआत होता है उसके, लेकिन M से नहीं होता, वो पेरियोडिक टेबल में आपका Hg लिखा जाता है। गोल्ड का, सिल्वर का ये आपको देख लेना है, गोल्ड लिखा जाता है Au को और सिल्वर को Ag लिखा जाता है। वैसे पीबी, लेड को पीबी लिखा जाता है। उसके बाद आगे हो जाएगा 15 नंबर का क्वेश्चन, ओजोन मीथेन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो ओजोन जो है वो मीथेन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, यानी कार्बन CO2 आपकी बनाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 16 नंबर का क्वेश्चन है कि वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर बेकार हो जाता है, क्योंकि वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर बेकार क्यों हो जाता है, या अपघटन द्वारा Cl2 उत्पन्न कर देता है, यानी क्लोरीन गैस को उत्पन्न कर देता है, इसीलिए उसे हम क्या करते हैं, बेकार मानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन है कि धातु मल का सूत्र क्या है, तो धातु मल का सूत्र क्या हो जाएगा, CaSiO3 जो है वो धातु मल का सूत्र हो जाएगा। और परेशान होते हैं, अभी इनका सारे का एक्सप्लेनेशन जैसे भी दिखाया था वैसे बाद में हम आपको दिखा देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें विद्युत संयोजी बंध है, तो विद्युत संयोजी आपका बंध किसमें हो जाएगा, NaCl, Na पॉजिटिव हो जाएगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा, इसी वजह से इसे विद्युत संयोजी बंध माना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन, कांच क्या होता है, तो कांच भी पिछली वीडियो में भी मैंने बता दिया था, कांच एक अतिशीतित द्रव होता है। अतिशीतित यहाँ पे गैस नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो अतिशीतित द्रव होता है, लिक्विड होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, तो 24 है। तो पहला इसका कोष तो पूरा भर जाएगा, फिर दूसरा पूरा भर जाएगा, तीसरे में इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए पहले हम अष्टक पूरा करेंगे, तो अष्टक पूरा हो गया, यहाँ पे 13 हमारा हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके बाकी बचे हुए हैं, तो इसका जो कह सकते हैं इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है क्रोमियम में, तो हो जाएगा एक संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके मतलब इस एलिमेंट में है। देन यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर के क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं 21 नंबर, अब यहाँ से हम 21 गिनना चालू करेंगे, 21, 22, 23, 24, क्योंकि आपकी मैराथन लगने वाली है, तो इसमें लगभग हम 60 या 120 के आसपास क्वेश्चन कवर करेंगे और सारे का सारे मैं डिटेल आपको बताता चलूंगा। देन यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 74.5 ग्राम धातु क्लोराइड में 35.5 ग्राम क्लोरीन उपस्थिति है, तो धातु का तुल्यांकी भार कितने के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 39 आपका इसका वेट हो जाएगा। उसके बाद आगे 22 नंबर का क्वेश्चन है कि वह तत्व जिसके एक परमाणु का भार 10.86 यानी 10.86 गुणे 10 के पावर माइनस का 26 है किलोग्राम है, वह है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा जिंक, यानी जिंक का परमाणु भार इतना होता है। उसके बाद आगे 23 नंबर का क्वेश्चन है कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में, यानी जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी और डी राइट हो जाएगा, यानी कम परिसर क्रम हो जाएगा, और आपका डी जो है कोई अधिकतर निर्धारित गलनांक नहीं होगा, तो यहाँ पे 23 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि किस परिस्थिति में वास्तविक गैस आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है, तो किस परिस्थिति में, तो निम्न दाब तथा उच्च ताप पर जो है वो क्या आदर्श गैस समीकरण, वास्तविक गैस जो है, रियल गैस जो है वो आइडियल गैस समीकरण का पालन करती है निम्न दाब तथा उच्च ताप की स्थिति में। उसके बाद आगे 25 नंबर का, यानी यहाँ पे ये 61 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले नंबर का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे आइए देख लेते हैं हम। पहले नंबर का जो आपका 24 पॉइंट या 74.5 दिया था, तो धात्विक क्लोराइड का भार दिया हुआ है 74.5 और क्लोरीन का भार 35.5 दिया गया, तो धातु का भार कितना आ जाएगा, यानी इसमें से इसको माइनस करा देंगे तो वो निकल के आ जाएगा, बस सिंपल सा आपका सिंपल सा। तो यहाँ पे धातु का तुल्यांकी भार फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EW इक्वल टू हो जाएगा परमाणु भार अपॉन संयोजकता, तो यहाँ पे 39 अपॉन क्या कर देंगे 39 अपॉन 35.5 और इंटू क्या 35 इंटू 5 फिर आ जाएगा, यहाँ पे 39 आपका तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा। देन यहाँ पे आपका 22 नंबर का क्वेश्चन था, एक परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ था,
यानी 10.86 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम, और इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका। उसका परमाणुओं का द्रव्यमान जो इतना होता है ये आपका नंबर यानी एन की वैल्यू जो होती है इतनी होती है। यहाँ पे रखने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, तो जेड यानी जेडीएन का परमाणु, जिंक का जो परमाणु भार आएगा निकल के कितना आ जाएगा, वो 65.4 निकल के आ जाएगा ग्राम। उसके बाद आगे 23 नंबर का क्वेश्चन है कि 23 नंबर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिस्टलीय ठोसों में ना तो क्रमिक व्यवस्था होती है अर्थात कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, और ना क्रिस्टलों की तरह स्पष्ट गलनांक होता है, किंतु जब गर्म किया जाता है तो यह ढीले हो जाते हैं जब तक कि यह द्रवों का गुण प्राप्त नहीं करते, इस कारण यह अतिशीतित द्रव भी कहलाते हैं। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, यानी ये क्वेश्चन मैं अभी प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ, सेम इसी तरह एज इट इज लिखा हुआ था उसमें, तो दो बार आपका रिपीट हो चुका, तो आप परेशान मत होइएगा। यानी क्रिस्टलीय ठोस कहा जा रहा है जिनका कोई शेप और साइज आपका जैसे हो गया अतिशीत कांच जो है वो क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है, अगर अतिशीतित द्रव है कि वो पिघलता रहता है धीरे धीरे। कुछ बिल्डिंगों के कांच अगर आप देखोगे या शीशे में अपना मुंह भी कभी देखो तो कभी कभी एक साइड से मोटा दिखता है, एक साइड से आपका सही दिखता है, तो मोटा जहाँ से दिखता है वहाँ पे आपका वो कांच जो है मोटा हो जाता है, यानी उस साइड में वो कांच जो पिघल के इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से वहाँ पे उसकी मोटाई ज़्यादा हो जाती है, तो शक्ल भी हमारी मोटी दिखाई पड़ती है। उसके बाद आपका जो 24 नंबर का क्वेश्चन था कि निम्न दाब तथा उच्च ताप पर वास्तविक गैस आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है, यानी निम्न दाब होना चाहिए, प्रेशर आपका क्या होना चाहिए, प्रेशर आपका लो होना चाहिए, तथा जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, वो उच्च होना चाहिए। देन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद आगे 65 नंबर अभी पढ़ा हमने, अभी अब यहाँ पे पढ़ते हैं 65 नंबर, उसके बाद का सॉल्यूशन देखेंगे। तो गैस के अणुओं का, यानी 65 नहीं था वो 25 नंबर का क्वेश्चन, गैस के अणुओं का औसत मुक्त पथ समानुपाती किसके होता है, तो ताप के समानुपाती होता है, जो कि अभी आपने सॉल्यूशन में देखा हो, ताप के समानुपाती लिखा था। उसके बाद आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है कि आवेश का मान ज्ञात कर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, तो आवेश का मान ज्ञात कर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे पहले आपका मिलिकन ने ज्ञात किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका 27 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, दो तत्वों की ऋण विद्युताएं 1.2 तथा 3.0 हैं, उनके बीच में कौन सा बंध होगा, तो हो जाएगा आयनिक बंध होगा उनके बीच में। देन 18 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, एक रासायनिक अभिक्रिया के समय ऑक्सीकारक क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। देन 28 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम, ये तो यहाँ पे आपका जो 25 नंबर का सॉल्यूशन दिया था, लेमडा इजक्वल टू क्या होता है, KT/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू पी होता है। तो लेमडा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, टेम्परेचर के, तो ताप के जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे 26 का ऑप्शन डी आपका राइट हो गया था। और 27 का जब ऋण विद्युता में अंतर 1.7 से 3 होता है तब बंध को आयनिक बंध कहा जाता है। तो ये भी आपको डेफिनेशन याद करके रखनी है। देन यहाँ पे 28 नंबर का क्वेश्चन, कोई पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करने में सक्षम है और ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में सक्षम है, वो क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकारक कहलाता है वो। उसके बाद अभी हम 9th यानी यहाँ पे भी पढ़े नहीं, 29 नंबर का क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन जल से अभिक्रिया करके CH4 देता है, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम कार्बाइड जो है वो किससे, यानी जल से अभिक्रिया करके CH4 देता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड जो है वो जल से अभिक्रिया करके CH4 आपको देता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ पे आपका 30 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का नहीं है, तो इन चारों में से हमें ये बताना है कौन सा जो है वो एल्यूमिनियम का खनिज नहीं है। तो जिप्सम जो हो जाएगा वो एल्यूमिनियम का खनिज नहीं है। उसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन है कि लोहे का प्रमुख ऑक्साइड अयस्क कौन सा है, तो हेमेटाइट जो है वो लोहे का प्रमुख ऑक्साइड अयस्क है। उसके बाद आपका यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन कि पृथ्वी के सतह पर प्रचुरता में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी, तो एल्यूमिनियम जो हो जाएगी वो पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, 33 नंबर का क्वेश्चन है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की आग को निम्न अग्निशामक द्वारा बुझा सकते हैं, यानी अगर लिथियम द्वारा आग लग गई है, सोडियम द्वारा आग लग गई है, पोटेशियम द्वारा आग लग गई है, तो आग को निम्न अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है। तो CO2 द्वारा हम इन आगों को बुझाएंगे। यहाँ पे आपका किसी माचिस की तीली से आग नहीं लगती, यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से अगर आग लगेगी तो हम CO2 से बुझा पाएंगे, और कुछ भी डाल देंगे वो आग जो बुझने वाली नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं हम, 34 नंबर का क्वेश्चन है
यानी यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए पहले, जो आपका 30 नंबर का क्वेश्चन था। यानी यहाँ पे दिया था क्या, बॉक्साइट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो Al2O3 होता है। तो आपको ये नोट करना है कि बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या हो जाता है। क्रायोलाइट का क्या होता है, Na3AIF6, यानी ए एल्यूमिनियम के खनिज लवण है। ये तीनों जो है एल्यूमिनियम के खनिज लवण है। उसके बाद कोरंडम जो हो जाएगा Al2O3 हो जाएगा, इसका फॉर्मूला, यानी बॉक्साइट और इसका दोनों का सेम ही है। और जिप्सम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो CaSO4 × 2H2O, और आपका एक होता है हाफ H2O, तो वो क्या हो जाएगा, एक तो जिप्सम हो जाता है CaSO4 और × 2H2O, और यहीं पे अगर हाफ लग जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बन जाता है। यानी यहीं पे अगर हाफ लग के अगर H2O लगा हुआ है तो उसे हम क्या कह देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको पूछा जाता है, क्योंकि पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ये लिखा रहेगा बगल, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी फॉर्मूला लिखा रहेगा। तो हाफ H2O तो हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और यहाँ पे अगर 2H2O है तो वो आपका जिप्सम का फॉर्मूला होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ पे 31 नंबर का हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो Fe2O3 होता है, ये भी आपको नोट करके रखना है। फिर 32 नंबर का जो सोल्यूशन है, एल्यूमिनियम पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली गोल्ड या स्वर्ण सोना प्रचुर धातु है। उसके बाद आगे यानी यहाँ पे 33 नंबर का क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड ज्वलन में सहायता नहीं करती, या क्षार धातु के साथ कार्बोनेट भी बनाती है। तो इतना आपको याद करके रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे भारी है। यानी इन चारों ऑप्शन में से आयरन, कॉपर, सिल्वर, इन चारों में से सबसे भारी आपका, पहले तो आपका लगा होगा लोहा होगा सबसे भारी, लेकिन सबसे भारी गोल्ड है, यानी सोना जो है वो सबसे भारी होता है, आयरन से भी ज़्यादा भारी होता है अगर उसे मेजर में तौलें। अभी आपने छोटे छोटे वैल्यू में, यानी तौल में देखा होगा, तुला कहते क्या कहते हैं उसे, तौल में आप मेजर किया होगा, जब बड़े बड़े हम उसमें मेजर करेंगे तो वो लोहे से भी ज़्यादा क्या होता है, भारी होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 नंबर का क्वेश्चन है कि ठोस, द्रव और गैस द्रव में विस्तृत होते हैं, और विस्तरण के संबंध में निम्न में कौन सा विकल्प आपका सत्य है, इन चारों ऑप्शंस में से बताना है। तो क्या हो जाएगा, ठोस, द्रव और गैस द्रव में विस्तृत होते हैं, और विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सत्य है। तो हो जाएगा गैसों की विसरण दर जो है द्रव या ठोस की तुलना में कम होती है। तो ये कल के प्रीवियस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन एज इट इज करवाया। तो क्वेश्चन आपके रिपीट होने का मतलब है कि क्वेश्चन आपका वो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी IMP इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। तो इसे बिल्कुल से छोड़ना नहीं है, इसे नोट करके आपको रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी जो गैसों की विसरण दर होती है वो द्रव या ठोस की तुलना में काफ़ी कम होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन कि परमाणु जिनकी परमाणुवीय संख्या एक जैसी होती है लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या होती है, उन्हें क्या कहा जाता है। यानी एटॉमिक नंबर, यानी यहाँ पे रॉन्ग लिख गया है, समभारिक परमाणु, यानी यहाँ परमाणु जिनकी परमाणुवीय संख्या एक जैसी लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या, हाँ यानी यहाँ पे द्रव्यमान संख्या लिखा हुआ है, तो वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। पहला ही क्वेश्चन आपका था, पहला ही इस वीडियो का पहला ही क्वेश्चन इस वीडियो का समस्थानिक से ही रिलेटेड था। तो यहाँ भी ये भी आपका रिपीट हुआ, तो क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका, ये IMP क्वेश्चन हो गया। यानी जिसका क्या हो, परमाणु संख्या जो हो, जो नीचे लिखी रहती है वो इक्वल हो, लेकिन परमाणु भार जो ऊपर लिखा रहता है वो अगर डिफरेंट हुआ, अलग अलग हो गया, तो वो अगर ऊपर का, हाँ ये भी होता कन्फ्यूजन कि नीचे का सेम हुआ तो समस्थानिक, ऊपर का अगर सेम हुआ तो ऊपर का सेम हो गया तो वो हो जाएगा समभारिक, उसे क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। और अगर नीचे का समान हो गया तो उसे हम समस्थानिक कहेंगे। देन आगे बढ़ते हैं हम 37 नंबर के क्वेश्चन पे, क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन करने हैं हमें अभी, तो हम जल्दी जल्दी बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो 37 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन को परिभाषित करेगा। तो ऑक्सीडेशन को कौन सा परिभाषित करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की हानि जो है वो ऑक्सीडेशन को परिभाषित करेगी, और इलेक्ट्रॉनों की हानि जो है वो ऑक्सीडेशन को की परिभाषा देगी। उसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन कि लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो गैल्वेनाइजिंग जो होती है वो अपनाई जाती है लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए। उसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट डॉट डॉट है, तो अपरूपी हैं किसके, कार्बन के अपरूपी हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूपी माने जाते हैं। देन यहाँ पे आपका किसको 40 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है कि बेकिंग सोडा निम्न में से कौन सा है। तो इनमें से बताना है NaHCO3, जिसको अभी भी पढ़ा आपने, नहीं वो तो ब्लीचिंग पाउडर था, वो गलत। यहाँ पे ये बेकिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला है, नहीं इसे खाने के सोडे के नाम से भी जाना जाता है बेकिंग सोडा को। तो बेकिंग सोडा निम्न में से कौन सा है, तो NaHCO3 जो हो जाएगा वो आपका बेकिंग सोडा है। उसका अलग भी नाम होता है, केमिकल नेम पूछा जाएगा NaHCO3 का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी H लगने से बाई लग जाएगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा का केमिकल नेम हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
अब यहाँ पे आपका 79 का और 80 का हमें क्या सॉल्यूशन मिल चुका है। हम यहाँ पे इसे समझ लेते हैं। तो 79 यानी जो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं जो एक ही तत्वों के शुद्ध रूप हैं, परंतु दोनों की संरचना अलग अलग है। इसके अलावा फ्लोरीन या बकीबाल्स कार्बन का तीसरा अपर रूप है। यानी ये भी हमें क्या फ्लोरीन जो है या बकीबाल्स ये भी पूछा जाता, थर्ड है ना, क्योंकि दो ही अपर रूप अभी तक पढ़ते आए, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। थर्ड आपका अभी मिला फ्लोरीन या बकीबाल्स जो है कार्बन का तीसरा अपर रूप है। सभी तीनों अपर रूपों में कार्बन के अणु प्रबल सहसंयोजक बंधों से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनकी अपर रूप विशेषता और व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद आपका 40 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को किस और नाम से जाना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। इसको मुख्य रूप से खाना पकाने में लिवेनिंग एजेंट लीवनिंग एजेंट के रूप में भी जाना जाता है। या बैटर्स में कार्बन डाइऑक्साइड छोटे हैं और अम्लीय घटकों के साथ प्रतिक्रिया करता है जो बैटर के फुलाव का कारण बनता है। इसे ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा एवं सोडे के बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब फिर से आपका शुरू हो गया थर्ड पार्ट, यानी 41 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि सांस द्वारा मैग्नीज को अत्यधिक ग्रहण करने से क्या उत्पन्न होता है? तो सांस द्वारा अगर हम अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीज को अगर अत्यधिक ग्रहण कर लेंगे तो कौन सा बीमारी हो जाएगी? तो न्यूमोनिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो न्यूमोनिया हो जाएगी आपको। यहाँ पे 41 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे भी इसका सॉल्यूशन मिलेगा अगर जो क्वेश्चन होंगे। उसके बाद यहाँ पे 42 नंबर का क्वेश्चन, किस गैस द्वारा प्रदूषण होता है? तो दोनों, यानी CO कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों गैसों द्वारा आपका प्रदूषण होता है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी 42 नंबर के क्वेश्चन का दोनों ए तथा बी। उसके बाद आपका 43 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रदूषण का कारण क्या है? तो प्रदूषण पॉल्यूशन का जो कॉज है वो व्हाट इज द कॉज ऑफ पॉल्यूशन? तो पॉल्यूशन जो प्रदूषण का जो कारण है वो क्या होगा? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नहीं, जनसंख्या विस्फोट भी हो जाएगा, जो जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि हो रही है उसका भी एक प्रदूषण का कारण माना जाएगा। शहरीकरण भी आपका हो जाएगा प्रदूषण का कारण, औद्योगिकीकरण भी हो जाएगा आपका प्रदूषण का कारण। तो यहाँ पे जो 43 नंबर का क्वेश्चन है उसका आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे 44 नंबर का क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण कारक कौन कौन से हैं? तो औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ जो हैं वो जल प्रदूषण के कारक के रूप में माने जाते हैं। देन यहाँ पे 45 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रदूषित जल निम्न में से किसके उपयोग द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो प्रदूषित जल आपका सूक्ष्म जीवों द्वारा हम शुद्ध कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 46 नंबर का क्वेश्चन है कि पोटेशियम का अयस्क कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में से? तो पोटेशियम का अयस्क कौन सा हो जाएगा? तो कार्निलाइट जो है वो पोटेशियम का अयस्क है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि कोरंडम किसका अयस्क है? तो कोरंडम जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। कौन किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क है। उसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश सक्रियता क्या दर्शाता है? तो प्रकाश सक्रियता जो है वो ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज यानी तीनों को दर्शाता है, यानी सभी दर्शाते हैं। तो 48 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर का, किसी ठोस का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो किसी ठोस का जो पिघलना है वो किस प्रकार का परिवर्तन है हमें ये बताना है। तो किसी ठोस का आपका यहाँ पे हम सॉल्यूशन जरा आपका वो किसी ठोस का पिघलना जो है किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो समदाबी आइसोथर्मल आपका कौन सा होता है? समदाबी यानी आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है वो। किसी ठोस का पिघलना जो है वो किस प्रकार का आपका परिवर्तन होता है, यानी आप आगे यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका समदाबी परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? नहीं, 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ पिघलती है तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि का मान कितना होता है? तो 336 जूल का आपका वृद्धि उसमें हो जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर 1 ग्राम बर्फ आपकी पिघलती है तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि का मान कितना होगा? तो 336 जूल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 51 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? तो किसी आदर्श गैस यानी आइडियल जो गैस है उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? तो केवल गतिज ऊर्जा होती है, यानी केवल आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। देन आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि जब एक अभिक्रिया में Fe2 पॉजिटिव का परिवर्तन Fe3 पॉजिटिव में होता है तो क्या होता है? यानी एक इलेक्ट्रॉन वो खोता है। कौन सा? Fe2 पॉजिटिव जो है एक इलेक्ट्रॉन खो देता है और Fe3 पॉजिटिव जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या ग्रहण कर देता है यहाँ पे, यानी यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह एक इलेक्ट्रॉन खो रही है, यही दिखाता है ये। उसके बाद आपका 53 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 53 नंबर का आपका यहाँ पे है कि निम्न अभिक्रिया यानी 4p प्लस का 3KOH प्लस 3H2O गिव्स आउट 3KH2PO2 प्लस PH3 और PH3 फास्टजीन का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी यहाँ पे P का
का ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन भी हो रहा है, ये क्रिया ये दिखा रही है। देन आगे बढ़ते हैं हम 54 नंबर का क्वेश्चन है, एक धातु ऑक्साइड में भारानुसार 20% ऑक्सीजन है, इसका तुल्यांकी भार कितना होगा। तो एक धातु ऑक्साइड में भारानुसार 20% जो ऑक्सीजन आपकी है, इसका तुल्यांकी भार कितने के बराबर हो जाएगा, 32 यानी 32 हो जाएगा। तो 54 का आपका ऑप्शन डी जो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि ध्रुवोष्म परिवर्तन में गैस के प्रति ग्राम अणु के द्वारा किए गए कार्य का मान कितना होता है। तो हो जाएगा R/γ-1 और ब्रैकेट में T1 माइनस का T2 यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से प्रश्न का, आपके 55 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 56 नंबर का क्वेश्चन है कि CH4 का पूर्ण दहन देता है, तो कौन देता है, तो CH4 का जो पूर्ण दहन कौन सा देता है, तो CO2 प्लस का H2O जो है वो CH4 का पूर्ण दहन देता है। देन यहाँ पे 57 नंबर का क्वेश्चन है कि H2O को आमतौर पर जाना जाता है, तो H2O को पानी के नाम से जानते हैं, जल कह सकते हो आप, नॉर्मल सी बेसिक क्वेश्चन था। उसके बाद 58 नंबर का क्वेश्चन है कि एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है वो क्या हो जाएगा, एक्वारेजिया यानी एक्वारेजिया। अभी एक्वारेजिया क्या होता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जो होता है उसे एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं, और अम्लराज के नाम से भी इसे जाना जाता है। पूछा भी जा सकता है आपके पेपर में ऑप्शनल में कि अम्लराज किसे कहा जाता है, तो H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को ही एक्वारेजिया, अम्लराज दोनों के नाम से जानते हैं। तो एकमात्र यही अम्ल है जो स्वर्ण को घोल देता है, यानी स्वर्ण जो सोना है इसमें पिघल जाएगा, वो इसमें विलुप्त हो जाएगा, कह सकते हो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो उसमें दिखाई नहीं पड़ेगा, घुल जाएगा बस। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका 77 यानी 57 का और 58 का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। H2O को आमतौर पर पानी के नाम से जाना जाता है, तो नॉर्मल तो बेसिक क्वेश्चन आपका। उसका 58 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि अम्लराज या एक्वारेजिया में सोना, प्लेटिनम आदि धातु घुल जाते हैं। एक आयतन सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा 3 आयतन सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल को मिश्रित करने पर यह मिश्रण प्राप्त होता है। यानी अगर HCl यानी HNO3 अगर ये कहाँ से प्राप्त होगा हमें, H2SO4 जो है एक्वारेजिया, तो HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब हम क्रिया कराएंगे तब हमें सांद्र यानी अम्लराज या एक्वारेजिया फाइंड होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आगे आपका 59 नंबर का क्वेश्चन है कि घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, और यह वास्तव में क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट को जो है वो वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका कौन सा है, यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका 60 नंबर का क्वेश्चन है कि साबुनों का डाट के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है। तो साबुनों को जो किसके रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है, तो हो जाएगा अम्ल के फटी क्षार, यानी अम्ल के फटी क्षार कह सकते हो, जो फट जाता है उसको हम अम्ल के फटी क्षार के रूप में हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। आइए हम इसका यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं। 79 यानी 59 नंबर का आपका सॉल्यूशन दिया हुआ वॉशिंग सोडा जो है, तो वॉशिंग सोडा वास्तव में सोडियम कार्बोनेट है, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय है तथा इसमें अपमार्जक के गुण होते हैं। यहाँ पे इसका केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, Na2CO3 इंटू 10H2O गिव्स आउट Na2CO3 H2O प्लस का 9H2O बनेगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इसका उपयोग घरेलू कार्यों में सफाई के लिए होता है, कठोर जल को मृदु बनाने में होता है, बोरेक्स, कास्टिक सोडा, कांच तथा जल ग्लास जैसे अनेक रसायन इससे बनाए जाते हैं। देन यहाँ पे 60 नंबर का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, साबुनों का अम्ल के फटी क्षार के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। सभी साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टीयरिक, पाल्मिटिक तथा अथवा ओलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लौड़ों के साथ मिश्रित होते हैं, मिश्रण बनाते हैं। देन यहाँ पे आपका ये इतना था, कौन सा नहीं आपके मैंने 20 3 पार्ट में डिवाइड करके किया था, यानी पहले में 20 करा दिया। 61 से लेकर करते हैं बिना किसी देरी के। देन फर्स्ट नंबर का आपका क्वेश्चन है कि क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन हमें बताना है क्या है। तो क्लोरीन यहाँ पे उपरोक्त तो सभी हैं, उपचयन एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, निर्संक्रामक आपके 3 हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डेनियल सेल में होते हैं, तो डेनियल सेल में आपके क्या क्या होते हैं, तो जेडियन जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड के रूप में होते हैं डेनियल सेल में। उसके बाद आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व आपका कौन सा है, तो सीजियम जो है सबसे विद्युत धनात्मक तत्व हो जाएगा आवर्त सारणी में। उसके बाद फोर्थ नंबर का आपका क्वेश्चन है कि एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया जो है अंतर्निहित है किसमें है, तो प्रतिस्थापन क्रिया के कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन क्रिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद 5वें नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापकों पर इस तापमान का एक जैसा अंकीय मूल मान होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर आपका ये अंकीय मान होता है। जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि 300 के आसपास आपका क्वेश्चन होने वाला है, तो
आप इसका जो अगर डिटेल वीडियो देखते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट देखिए एक एक करके, तो वहाँ पे आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। उसका छठे नंबर का आपका क्वेश्चन है कि लेक्लांसे सेल और डेनियल सेल किसके उदाहरण हैं? तो शुष्क सेल और गीले सेल के उदाहरण है, यानी लेक्लांसे सेल आपका शुष्क सेल हो जाएगा और गीला सेल आपका हो जाएगा डेनियल सेल। उसका सातवें नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि डाल्टन के अनुसार एक दिए गए तत्व के परमाणु क्या क्या होते हैं? तो सादृश्य, द्रव्यमान, आकार और आकृति के होते हैं। उसके बाद आठवें नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है? तो ऑक्सीजन अणु जो है वो अनुचुंबकत्व दर्शाता है, यानी O2। O2 में यहाँ पे ध्यान रखना है कि O2 ऑक्सीजन जो है वो क्या दर्शाता है आपका? तो अनुचुंबकत्व दर्शाता है। उसके बाद 9th नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से वह जो लौह चुंबकत्व दर्शाता है वो कौन हो जाएगा? तो कोबाल्ट जो है वो लौह चुंबकत्व का गुण दर्शाता है। उसके बाद 10th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है? यानी इन चार ऑप्शंस में से हमें बताना है कौन सा सर्वाधिक अम्लीय हो जाएगा। तो टी यानी ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा? एसिटिक पूछा था ना, सर्वाधिक अम्लीय अम्लीय हो जाएगा आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। उसके बाद 11th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि जब एक उदासीन परमाणु से एक धनायन बनता है तो परमाणु का आकार घटता जाता है, क्या होता जाता है? घटता जाता है। देन आपका 12th नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी बेंजीन की लाक्षणिक अभिक्रिया नहीं है? तो कौन सी जो बेंजीन की लाक्षणिक अभिक्रिया नहीं है? तो निष्कासन जो है वो बेंजीन की लाक्षणिक अभिक्रिया नहीं है। उसके बाद आते हैं थर्ड आपके 13 नंबर के क्वेश्चन पे। 13 नंबर का आपका सल्फर डॉट डॉट के कारण विभिन्न संयोजकताएं दर्शाता है। तो किसके कारण आपका? सल्फर में डी कक्ष की उपस्थिति के कारण जो है वो सल्फर जो है विभिन्न संयोजकताएं दिखाता है आपका। उसके बाद 14 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा जब गैस से मेथिल अल्कोहल बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, यानी गैस से जो है मेथिल अल्कोहल बनाते हैं तो उत्प्रेरक जो होता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ हो जाएगा ZnO + Cr2O3 हो जाएगा आपका उत्प्रेरक के रूप में वो कार्य करता है। उसके बाद 15th नंबर का क्वेश्चन 15 नंबर का तत्वों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और पोटेशियम की विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद आपका पोटेशियम, वो पोटेशियम ने फॉस्फोरस आ जाएगा। हाँ, ये आपका फॉस्फोरस हो जाएगा, पोटेशियम तो के से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक आयनिक लक्षण सर्वाधिक है, यानी किसका जो है आयनिक लक्षण सर्वाधिक है? तो CsCl का जो है वो सर्वाधिक है आयनिक लक्षण। उसके बाद 17 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। उसके बाद आपका 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन कौन सा है? तो सर्वाधिक जो विद्युत धनात्मक हैलोजन आपका हो जाएगा वो आयोडीन हो जाएगा, I। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक तत्व हैं। तो डी ब्लॉक तत्व कौन से होते हैं? जितनी धातुएं होती हैं आपकी आवर्त सारणी में वो सारी डी ब्लॉक में आपका मौजूदा हालत पे होंगी। उसके बाद 10th नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि वोल्टाइक सेल में धनाग्र पर होने वाली अभिक्रिया है। तो वोल्टाइक सेल में जो धनाग्र पर होने वाली अभिक्रिया ऑक्सीकरण, उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। उसके बाद आपका हो गया 20 नंबर क्वेश्चन, यानी 20 नंबर हो गया। उसके बाद आगे हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पे, यानी सारा मर्ज कर दिया एक में ही, तो मैं 21, 22 पढ़ते चला जाऊँगा, वहाँ पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद 21 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि संक्रमण धातुएँ अपने यौगिकों में क्या दर्शाते हैं? तो संक्रमण धातुएँ जो अपने यौगिकों में आयनिक व उपसहसंयोजन बंध दर्शाते हैं, संक्रमण धातुएं हमेशा याद रखना। उसके बाद आपका 22 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आवर्त सारणी में सेकंड समूह तत्वों को क्या कहते हैं? सेकंड समूह तत्वों को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ धातुएं कहा जाता है, जो सेकंड समूह में आपका मौजूदा स्थित होती हैं। उसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु आपकी कौन सी हो जाएगी? तो लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु हो जाएगी और सबसे भारी ऑस्मियम हो जाएगी। उसके बाद आते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन पे। तो एक द्वितीयक बैटरी की सेल अभिक्रिया क्या होती है? तो एक द्वितीयक बैटरी जो होती है उसकी सेल अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय, यानी रिवर्सिबल होती है। उसके बाद आते हैं आपके 25 नंबर के क्वेश्चन में कि हैलोजन में अधिक अभिक्रियाशील सदस्य कौन सा हो जाएगा? तो फ्लोरीन जो हो जाएगा हैलोजनों में। हैलोजन किसे कहते हैं? जो क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन मिलके बनाते हैं, तो इनको सबको एक में मर्ज करके हम हैलोजन के नाम से जानते हैं। तो फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील माना जाता है। उसके बाद आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्बन का संचालक रूप कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन का संचालक रूप आपका या ग्रेफाइट हो जाएगा। कार्बन का अपर रूप भी कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। उसके बाद आपके 27 नंबर का क्वेश्चन है कि एक श्वेत प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के उत्पादों में से एक उत्प्रेरक की भांति जो है वो कार्य करता है। उसके बाद आते हैं
28 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 28 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असंभव कक्षाएं कौन सी हैं। तो असंभव कक्षाएं पे कौन सी हो जाएंगी, तो 3F जो होगा वो असंभव कक्षाएं होगी, नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3F नहीं हो सकता। उसके बाद आपका 29 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आयनिक यौगिक Na2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 6। उसके बाद आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है कि समान परासरणी दाब वाले दो विलयनों को कहा जाता है। तो समान परासरणी दाब वाले दो विलयनों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं आइसोटोनिक विलयन। विलयन क्या कहा जाता है, तो आइसोटोनिक, जिनका समान परासरणी हो, दाब हो उनका समान हो, तो उन्हें आइसोटोनिक विलयन कहा जाता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन। उसके बाद अब आपका आ गया 31 नंबर का क्वेश्चन कि 90 किलोग्राम पानी से कितना ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है। तो हो जाएगा 80 किलोग्राम पानी या ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद आगे 32 नंबर का क्वेश्चन है कि ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो केवल वो तीन परमाणु से मिलकर बनता है, नहीं यहाँ पे कह देंगे O3 आपका ओजोन हो जाएगा और O2 ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा 33 नंबर का क्वेश्चन, टिंचर आयोडीन है। टिंचर आयोडीन क्या है, तो I2 का अल्कोहल में विलयन जो है वो टिंचर आयोडीन कहलाता है। उसके बाद आते हैं 34 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि परमाणु का प्रथम प्रारूप जो है किसने दिया था। तो परमाणु का जो प्रथम प्रारूप दिया था वो J.J. थॉमसन ने दिया था। परमाणु का प्रथम जो प्रारूप J.J. थॉमसन ने दिया था। उसके बाद आते हैं 35 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि F उपसेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है। तो F जो है उपसेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो जाएगी 14 यानी 14 हो जाएगी। उसके बाद आते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बाद कॉपर जो है यानी जिसका परमाणु क्रमांक 29 है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा। तो यहाँ पे AR 3D10 और 4s1 इंटू L। तो अब ये AR क्या, इसके आगे जो AR लगा है इसका मतलब क्या होता है, तो ये मैंने जो प्रैक्टिस सेट करवाई उसमें मैंने बता दिया है, तो वो आपने नहीं देखी तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं बढ़ते हैं 37 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु किस ब्लॉक में होती हैं। तो क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु आपकी S ब्लॉक में पाई जाती हैं, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। उसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, जब पानी जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाता है, तो बढ़ती है। यानी जब पानी जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन, पाक सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, तो NaHCO3। यानी इसको और कोई भी पढ़ा होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसे। तो एक नाम और यहाँ से निकल के आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट का, वो पाक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपका आ गया 40 नंबर का क्वेश्चन, किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिकतम होता है। तो किसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिकतम होता है वो आगे ऑप्शंस में हम, तो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उसका सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, अब बढ़ने वाले 41 नंबर के क्वेश्चन पे, तो निम्न में से कौन एक रेखीय अणु है। तो इसमें से बताना है चारों में से, तो CO2 जो है वो एक रेखीय एलिमेंट, रेखीय अणु के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे 42 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, एक ऐसा धातु जिसमें लोहा भी तैर सकता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो पारा यानी मरकरी जो होता है वो इतना गाढ़ा होता है कि उसमें लोहा भी आपका तैर सकता है। उसके बाद आते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन कि निम्न में से कौन यौगिक कास्टिक सोडा का है। तो कास्टिक सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला NaOH के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं कौन सा नंबर है, 44 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो NH2Np5 होगा आपके से वैद्युत ऋणात्मक जो तत्व है उसका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसका 45 नंबर का क्वेश्चन, एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है। तो एसीटोन को जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिला देते हैं तो क्लोरोफॉर्म मिलता है जिससे इंसान को बेहोश किया जा सकता है। उसका 46 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि रेड लेड को किस नाम से जानते हैं, तो Pb3O4 को हम रेड लेड के नाम से जानते हैं। उसके बाद आते हैं 47 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन यौगिक ऑक्सीकरण के बाद बेंजोइक अम्ल देता है। तो हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड। उसके बाद 48 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि अपने गलनांक पर बर्फ का पिघलना क्या कहलाता है। तो अपने गलनांक पर बर्फ का पिघलना आपका समतापीय प्रक्रम कहलाता है। उसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन है, कोरंडम जो है वो कोरंडम क्या है, तो Al2O3 कोरंडम का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर का आपका क्वेश्न हो जाएगा कि पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन से ब्रोमीन यौगिक निकालेगा तो Cl2 क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को निकाल देगा अभिक्रिया के दौरान। उसके बाद यहाँ पे अब आगे 51 नंबर के क्वेश्चन पे फॉस्फीन का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, तो COCl2 जो है वो फॉस्फीन का केमिकल फॉर्मूला अणुसूत्र हो जाएगा। देन आपका 52 नंबर का क्वेश्चन है कि क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु किस ब्लॉक में आती है। तो दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्षार धातु तो क्षारीय मृदा धातु आपके S ब्लॉक में पाई जाती हैं। देन आपका यहाँ पे 53 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, पर्ल का रासायनिक
संयोजन है, तो पर्ल का जो है रासायनिक संयोजन क्या कहलाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जानते हैं पर्ल के रासायनिक संयोजन के रूप में। उसके बाद 54 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। तो निम्नलिखित यौगिकों में से कौन जो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है, तो वो हो जाएगा 2-ब्यूटीन जो है वो उसे प्रदर्शित करता है। देन आपका 55 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि Fe3O4 में ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो 8/3 हो जाएगी। Fe यानी आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या 8/3 हो जाएगी Fe3O4 में। देन 56 नंबर का क्वेश्चन है किसमें बंध कोण न्यूनतम होता है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो H2S है इसमें बंध कोण जो है वो आपका न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। उसके बाद 57 नंबर का आपका क्वेश्चन कि न्यूट्रॉन की खोज जो किसके द्वारा की गई थी, तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। उसके बाद 58 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो सबसे अधिक है, तो Fe2 पॉजिटिव में जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद आते हैं 59 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है, तो CO+ जो है वो आयन रंगहीन होता है। उसके बाद आगे है 60 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि XeF2 CO2 SO2 और NO2 में रेखीय प्रकार कौन सा है, तो XeF2 एंड CO2 जो है वो रेखीय प्रकार का है। उसके बाद आते हैं 61 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि जब 40 ग्राम NaOH में NaOH को 1000 ग्राम जल में घोलने का पर बना विलयन कौन सा हो जाएगा, तो 1 मोलल विलयन उसे कहा जाता है। देन आपका यहाँ पे हो जाएगा 62 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि 0.1 मोल HCl किसके बराबर है, तो 0.1 मोल HCl जो है वो 3.65 ग्राम के बराबर। उसका 63 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा को जो हाइड्रोजन का संलयन यानी हाइड्रोजन एक दूसरे में संलयित होते रहते हैं, तो आपको सूर्य को उससे ऊर्जा मिलती रहती है। देन 64 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि सीने बार निम्न में से एक अयस्क है किसका, तो मरकरी का अयस्क माना जाता है आपका सीने बार। उसके बाद 65 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC पद्धति से नाम क्या होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और CH3 का होल ट्वाइस। यहाँ पे हो जाएगा 3 मेथिल 1 ब्यूटीन जो हो इसका IUPAC नाम हो जाएगा। देन यहाँ पे आते हैं 66 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगी ऑक्सीजन परमाणु का पानी में संकरण क्या है, तो ऑक्सीजन परमाणु का जो पानी में संकरण है वो sp3 हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा जब सेलुलोज को तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है तब अंतिम उत्पाद क्या मिलता है, तो वो ग्लूकोज आपका मिलता है। देन 68 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से सबसे अधिक स्थिर कक्षक कौन सा है, तो P3 और D5 जो है सबसे अधिक स्थिर कक्षक होता है। देन आपका 69 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि परमाणु संख्या 24 वाला तत्व स्थित है, तो परमाणु संख्या 24 वाला तत्व स्थित है किसमें स्थित है, तो D ब्लॉक में आपका वो सिचुएटेड है। उसके बाद 70 नंबर का क्वेश्चन निम्न में से कौन सल्फाइड पीले रंग का है, तो इसमें CDS जो है वो आपका पीले रंग का सल्फाइड होता है। देन आपका 71 नंबर का क्वेश्चन है कि आयरन का निर्माण अयस्क से किया जाता है, किस अयस्क से, तो हेमेटाइट से किया जाता है आयरन का निर्माण। उसके बाद 72 नंबर का क्वेश्चन है कि कक्षक 4 इसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या है, तो कक्षक 4 इसमें जो चुंबकीय क्वांटम संख्या वो आपकी 0 हो जाएगी। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन किसी परमाणु में L = 2 N = 3 संख्या वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण संख्या क्या होगी, तो हो जाएगी 10। उसके बाद 74 नंबर का क्वेश्चन कि क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा को प्रदर्शित करता है क्या कहलाती है, तो मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। उसके बाद आपका 75 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि परमाणु बम आधारित है, तो परमाणु बम किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आपका परमाणु बम आधारित है। उसके बाद 76 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि जल एथेनॉल तथा डाई एथिल ईथर का क्वथनांक क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस 78.5 डिग्री सेल्सियस 34.6 डिग्री सेल्सियस है, इनकी अंतर आणविक बल का क्रम क्या होगा, तो सबसे होगा ओनली ऑप्शन जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा जल का, फिर एथेनॉल का, फिर डाई एथिल ईथर का। उसके बाद आते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन है कि ऊंचे स्थानों पर पानी कम ताप पर उबलता है, ऐसा क्यों है, तो ऊंचे स्थानों पर पानी कम ताप पर उबलने लगता है, वहाँ जो है वायुमंडलीय दबाव जो है वो कम होता है। उसके बाद आते हैं 78 नंबर का क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के तीसरी आवर्त में है, तो 8 तत्व हैं आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में आपके 8 एलिमेंट देखने को मिलेंगे। उसके बाद 79 नंबर का क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के एक ही समूह के तत्व रखते हैं क्या, समान संयोजक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। उसके बाद 80 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 56 है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तो इस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जिसका आपका परमाणु क्रमांक अगर 56 है तो वो इस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। अब अगर आपने स्टडी की है आवर्त पीरियोडिक टेबल का तो आपको नॉलेज होगा, वरना मैं आपका अगर कमेंट करोगे तो मैं पीरियोडिक टेबल एक बार आपको समझा दूंगा। देन आपका यहाँ पे 81 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा
कि जल के अणु आपस में किस बंध द्वारा संगठित रहते हैं। तो जल के अणु जो आपस में है हाइड्रोजन बंध के द्वारा एक दूसरे में संगठित रहते हैं। उसके बाद 82 नंबर का आपको क्वेश्चन हो जाएगा, ताप बढ़ने के साथ द्रव का बहाव जो है वो बढ़ता जाता है, यानी ताप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तैसे तैसे आपका द्रव का जो बहाव है वो बढ़ता जाएगा। देन आपका 83 नंबर 83 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया। तो मोजले के द्वारा दिया गया आधुनिक आवर्त नियम। उसके बाद 84 नंबर का क्वेश्चन कि तत्व कैलिफोर्नियम किस श्रेणी में आता है। तो एक्टिनाइड श्रेणी में आपका तत्व कैलिफोर्नियम आता है। देन आपका 85 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा परमाणु क्रमांक का युग्म एक ही समूह के तत्वों को प्रदर्शित करता है। देन यहाँ पे हो जाएगा को एक ही प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 और 31 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका 86 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड आपका कौन सा है। तो सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड आपका N2O5 हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर का क्वेश्चन है कि Li किसके साथ विकर्ण संबंध प्रकट कर सकता है। तो Li जो है वो मैग्नीशियम के साथ आपका विकर्ण प्रदर्शित कर सकता है। उसके बाद 88 नंबर का क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं। तो हो जाएंगे परमाणु क्रमांक के। देन आपका 89 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 89 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है। तो हो जाएगा क्लोरीन जो है सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है। देन आपका 90 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न धातुओं की बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो Na इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन जिंक इज ग्रेटर देन आयरन। उसके बाद आपका 91 नंबर का क्वेश्चन, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो हो जाएगी 18। उसके बाद आपका 92 नंबर का क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों की परमाणुवीयता होगी। तो अक्रिय गैसों की जो परमाणुवीयता होगी वो कितनी होगी। तो 1 होगी। उसके बाद आते हैं 93 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सी अभिक्रिया जो है संभव है। तो कौन सी अभिक्रिया जो संभव है। तो Al + ZnSO4 जो है अभिक्रिया वो संभव है। उसके बाद आपका 94 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है। तो क्वथनांक जो है वो पदार्थ आपका मटेरियल नहीं है। उसके बाद आते हैं फफोलेदार जो यानी 95 नंबर का क्वेश्चन है कि फफोलेदार तांबा होता है। तो तांबा जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं उसे फफोलेदार तांबा के नाम से जानते हैं। उसके बाद आते हैं 96 नंबर का क्वेश्चन कि अधातुएँ कुचालक होती हैं। कौन सी धातुएं जो कुचालक होती हैं। A और B जो है वो दोनों आपके हो जाएंगे राइट आंसर। उसके बाद 97 नंबर का क्वेश्चन कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांतानुसार एक परमाणु फिर उपविभाजित नहीं किया जा सकता। उसके बाद आते हैं 98 नंबर का क्वेश्चन कि बकमिंस्टर फुलेरिन में कार्बन परमाणुओं की संख्या आपकी 60 होती है। कितनी 60 हो जाएगी। फिर 99 नंबर का क्वेश्चन, जब एक उदासीन परमाणु धनायन में बदलता है तब उसके आकार में क्या होती है लगातार कमी होती है। देन 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होने वाला है ये वाला। यहाँ पे हम पहुंच गए 100वें नंबर पे क्वेश्चन पे। यहाँ पे हो जाएगा किसी परमाणु का परमाणु भार किसके कारण होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। किसी परमाणु का परमाणु भार जो किसके कारण होता है। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कारण होता है।